नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिनकी कहानी असल में एक पूरे इलाके की कहानी है। एक ऐसा सफर जो जंगल के अंधेरों से शुरू होकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचा। तो ये कहानी ना एक पहेली जैसी है। एक इंसान लेकिन दो नाम, दो बिल्कुल अलग जिंदगियां। आखिर कैसे एक उग्रवादी कमांडर एक ताकतवर राजनेता बन गया? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। अगर आज पूछा जाए कि बोडोलैंड का सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फिगर कौन है, तो ज्यादातर लोगों के जहन में बस एक ही नाम आएगा, हग्रमा मोहिलारी। पर यहीं पर कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ है। आज जिन्हें हम राजनेता हग्रमा मोहिलारी के नाम से जानते हैं, वो उग्रवाद के दिनों में हग्रमा बसुमतारी हुआ करते थे। सोचिए, एक ही इंसान पर दो नाम, और ये दो नाम दो बिल्कुल अलग अलग दौर की कहानी कहते हैं। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। चलते हैं उस दौर में जब इस शख्स की सिर्फ एक ही पहचान थी, कमांडर हग्रमा बासुमतारी। ये कहानी शुरू होती है साल 1996 में, जब बोडो लिबरेशन टाइगर्स यानी BLT बना। मजे की बात यह है कि शुरुआत में हग्रमा बासुमतारी इसके टॉप लीडर नहीं थे, लेकिन सिर्फ एक साल के अंदर पहले चेयरमैन की मौत के बाद उन्होंने पूरी ताकत अपने हाथ में ले ली, और यहीं से शुरू हुआ कमांडर बासुमतारी का दौर। 1999 आते आते उनका संगठन इतना ताकतवर हो चुका था कि सरकार को भी उनके साथ बातचीत की मेज पर आना पड़ा। अच्छा, BLT का ये जो हथियारबंद संघर्ष था ना, वो यूं ही नहीं था। उनके तीन बिल्कुल साफ साफ पॉलिटिकल गोल थे। पहला, ब्रह्मपुत्र के नॉर्दर्न बैंक पर एक अलग बोडोलैंड राज्य बनाना। दूसरा, सदर्न बैंक पर बोडो लोगों के लिए एक ऑटोनोमस काउंसिल। और तीसरा, कार्बी आंगलोंग में जो बोडो समुदाय रहता है, उनके लिए खास संवैधानिक सुरक्षा, जिसे हम 6th शेड्यूल कहते हैं। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ आता है जब बंदूक की लड़ाई कलम और सियासत की लड़ाई में बदल जाती है। 2641, 2641, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लड़ाकों की तादाद है जिन्होंने एक साथ बंदूक छोड़कर मुख्य धारा में वापस आने का फैसला किया। जरा सोचिए इसके असर के बारे में, मानो एक पूरी की पूरी आर्मी ने हथियार डाल दिए हों। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि अब बदलाव की हवा चल पड़ी है। और इस पूरे बदलाव को ना एक नारे ने समेट दिया, बंदूक फेंको, कलम उठाओ। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये तो रणनीति और सोच में एक पूरे जनरेशन के बदलाव का सिंबल था। और फिर आया साल 2003। इस एक साल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। फरवरी में शांति समझौते पर साइन हुए। 6 दिसंबर को हजारों लड़ाकों ने हथियार डाल दिए, और सबसे चौंकाने वाली बात, ठीक अगले ही दिन 7 दिसंबर को हग्रमा बासुमतारी का नाम बदलकर हो गया हग्रमा मोहिलारी, और उन्होंने सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ भी ले ली। मतलब जंगल से सचिवालय तक का सफर सिर्फ 24 घंटों में तय हो गया। इसके बाद बोडोलैंड की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ। हग्रमा मोहिलारी और उनकी नई राजनीतिक पार्टी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट यानी BPF का, जो पूरे 17 साल तक चला। बस यहीं से नींव पड़ी हग्रमा मोहिलारी और उनकी नई पॉलिटिकल पार्टी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट यानी BPF के 17 साल लंबे और काफी उलझे हुए शासन की। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे BLT की पूरी मिलिट्री कमांड सीधे सीधे नई सरकार की पॉलिटिकल लीडरशिप बन गई। जो हग्रमा बसुमतारी चेयरमैन कमांडर थे, वो अब BPF के प्रेसिडेंट और BTC के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर यानी CEM बन गए। और सिर्फ वही नहीं, कमल मुशाहरी और रायमन दैमारी जैसे बाकी टॉप कमांडर्स को भी सरकार में बड़ी बड़ी पोस्ट मिली। लेकिन ये 17 साल का राज बिना किसी मुश्किल के नहीं गुजरा। BPF सरकार पर करप्शन और डेवलपमेंट फंड के गलत इस्तेमाल के बहुत गंभीर आरोप लगे। गवर्नेंस और डेवलपमेंट की कमी हमेशा एक बड़ा मुद्दा बनी रही। और फिर आया साल 2012, जब बोडो और नॉन बोडो कम्युनिटीज के बीच भयानक दंगे हुए, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। और यहीं से कहानी आज के दौर में दाखिल होती है, जहां एक नया पॉलिटिकल राइवल सामने आता है और सत्ता का पूरा खेल एकदम से बदल जाता है। ये लड़ाई असल में जनरेशंस और लेगेसी की टक्कर है। एक तरफ हैं BPF के हग्रमा मोहिलारी, जो 2003 वाले पीस अकॉर्ड का चेहरा हैं, तो दूसरी तरफ हैं UPPL के प्रमोद बोरो, जो एक एक्स स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं और 2020 के नए पीस अकॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। 2020 के इलेक्शन रिजल्ट्स ने हग्रमा के 17 साल के राज पर फुल स्टॉप लगा दिया।
और कई लोग इसे एक पॉलिटिकल धोखा भी मानते हैं। हुआ ये कि बीपीएफ को मिली 17 सीटें और वो सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन उनकी ही एलाय बीजेपी ने उन्हें साइडलाइन करके 12 सीट जीतने वाली यूपीपीएल के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो इन सब उतार चढ़ाव के बाद आज बोडोलैंड एक ऐसे चौराहे पर आ खड़ा हुआ है जहां भविष्य को लेकर कई सवाल और अनिश्चितताएं हैं। तो इस राजनीतिक फूट का असल मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि राज्य और केंद्र सरकारों के सामने बोडोलैंड की अपनी आवाज कमजोर हो जाती है। सारी ताकत इलाके के विकास में लगने के बजाय आपसी लड़ाई में बर्बाद होती है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ऐसे में इलाके का भविष्य कौन तय करेगा? इसका फैसला दिसपुर या दिल्ली में बैठी बाहरी ताकतें करने लगती है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। राइवलरी या यूनिटी, दुश्मनी या एकता, बोडोलैंड के लिए आगे का रास्ता कौन सा है? क्योंकि इस पूरे इलाके का भविष्य इसी एक फैसले पर टिका है कि वो कौन सा रास्ता चुनते हैं।